दिवाली पर उम्मीद ये रहती कि अगली दिवाली तक बड़ा पैसा बाजार में बने, चाहे वो निवेश आपका प्रॉपर्टी में हो, चाहे गोल्ड में, चाहे रियल एस्टेट में हो या फिर फिक्स इनकम में। तो अगली दिवाली तक पैसे बनाने के मौके कहां हैं, और ये बताते हैं हर साल हमारे 3 एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ जुड़ते हैं। जी हाँ, फंड मैनेजर्स। हर बार की तरह आज भी इस दिवाली पर हम करेंगे उनसे बातचीत। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नीलेश शाह। हमारे साथ है क्रिस कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर विक्रम कोटक, और साथ ही एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीआईओ नवनीत मुनोत। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और आप सबको और हमारे दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नीलेश भाई, एक उम्मीद जो इस दिवाली पर मेरी है, शायद आपकी भी होगी, हमारे सारे दर्शकों की होगी, कि 5 डिजिट में 10,000 के पार निफ्टी अगली दिवाली के पहले दिखेगा ना। बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं, छोटी सी आशा, छोटी सी उम्मीद है। मतलब पहले तो आपके सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं, और दूसरी चीज मतलब आप जब बैटिंग करने उतरते हैं तो 1 ओवर खेलनी है, 5 ओवर खेलनी है या पूरी इनिंग खेलनी है, वो देखिए। अब 1 ओवर में सपोज आपके मेडन जाती है और पूरी इनिंग में आप फिर भी सेंचुरी मार सकते हैं, तो ये 10,000 निफ्टी के पीछे क्यों पागल होना, क्यों परेशान होना। ज्यादा लंबे टारगेट है। हाँ, मतलब 1 लाख की निफ्टी का टारगेट रख के खेलिए, ये बात है। बट 1 ओवर में ये पूरे 1 लाख की निफ्टी नहीं आएगी। और अब ये हो भी सकता है जो आप कह रहे हैं ना, क्योंकि देखिए अब वनडे और टेस्ट मैच भी 2020 स्टाइल में खेली जाने लगी है, तो स्पीड अगर वही रहे तो 1 लाख तक निफ्टी पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब एक जमाना था कि 1,000 का सेंसेक्स क्रॉस होगा कि नहीं होगा, ये लोगों को मुश्किल लगता है। राइट। आज आप मतलब किसी भी पेसिमिस्टिक एनालिस्ट को भी पकड़ लो तो 15,000 16,000 का सेंसेक्स को बॉटम मान के चलेगा। मतलब आज से 10 या 12 साल पहले जहां पे सेंसेक्स था वहां पे आज निफ्टी है। उसी तरह मतलब आज जहां पे सेंसेक्स है वहां पे निफ्टी को किसी दिन तो पहुंचना ही है। बिल्कुल। चलिए, तो लंबी इनिंग खेलिए, 1 ओवर के में कितने रन बनेंगे उसको मत देखिए। चलिए, लंबी इनिंग में मतलब 10,000 नहीं, 28-30,000 की निफ्टी नजर आती है। विक्रम, लगता है कि 10-12% के रिटर्न ही बने पिछले 1 साल में, जो कि जिस तरह का माहौल पिछली दिवाली पर था उसको देखते हुए बहुत ज्यादा नहीं बने, तो इस बार उससे ज्यादा बनेंगे ना। आई थिंक सारी, जैसे नीलेश ने कहा, सारी पिच बन चुकी है, सारी बैटिंग के लिए सब तैयारी हो चुकी है। दुनिया पूरी ग्रोथ के लिए स्लगिश है, कुछ कहीं ग्रोथ है नहीं। सारे माहौल जो बने हुए हैं, इंटरेस्ट रेट से ले लो या ऑयल प्राइस ले लो, सारे अपनी फेवर में है। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, मॉनसून अच्छा आया है। सारे फैक्टर्स अगर आप देखो, कंबाइन करके देखो, तो मुझे लगता नहीं है कि क्यों ये निफ्टी 1 साल में न करे तो यहाँ शायद 15 महीने में करे, 18 महीने में करे, बट ये 15-20% CAGR निफ्टी को अगले 10 साल में देना बड़ा सिंपल है मेरे हिसाब से। इसमें कोई भी मुश्किल ही मुझे लगती नहीं है। शायद 1 साल में 10 मिले, अगले साल 20 मिले, बट वो 15 से 20% का CAGR बनाना अब मुश्किल नहीं रहा है। बाकी जिसकी हम वेट कर रहे थे बहुत सालों से ये चैनल पे और मार्केट में, ये अभी टाइम इंडिया के लिए आना शुरू हुआ है, ये मेरा मानना है। तो हिंदुस्तान का समय आ चुका है, और हिंदुस्तान का समय आ गया तो फिर आप इन दोनों से ज्यादा बुलिश है नवनीत? नहीं, जैसा नीलेश भाई ने बोला कि जरूरी नहीं कि एक ही साल में सारे रिटर्न आ जाए, ओवर ए लॉन्गर पीरियड। लास्ट कुछ सालों में जो भी काम हुआ है, चाहे मैक्रो अगर देख लो ओवरऑल इंडिया का जिस तरह से इम्प्रूव हुआ है, पिछली दिवाली पे शायद हमको संशय था कि जीएसटी बिल पास होगा या नहीं होगा, बैंक्रप्सी कोड पास होगा या नहीं होगा, और भी जो पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए हैं वो हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन आज वो संशय नहीं रहा है। पिछले 6-8 महीने में जो काम हुआ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब इसका नतीजा अगले 3-4-5 सालों में देखने को मिलेगा। हो सकता है बाजार में रिटर्न हर साल आना जरूरी नहीं है, पर जैसे जैसे अब कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चालू होगी, पिछले साल जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि 1 या 2 क्वार्टर का पेन और है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में, वो शायद 1-8 क्वार्टर ज्यादा खिंच गया। ग्लोबल माहौल भी अच्छा नहीं था, कुछ सेक्टर्स जो ग्लोबली डिपेंडेंट थे उन्होंने अच्छा नहीं करा। एनपीए साइकिल थोड़ा सा लंबा चल गया, रेजोल्यूशन प्रोसेस, थोड़े से और चैलेंजेस थे, बट अभी मेरे को लग रहा है काफी ये सब चीजें अपने पीछे हैं, और अगले कुछ क्वार्टर्स में जैसे जैसे कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है बाजार उस तरह से रिटर्न देगा। और इस साल में पिछले साल से लेकर अब तक एक बात के लिए आप तीनों को कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि जिस तरह से घरेलू म्यूचुअल फंड ने बाजार को संभाला है। जब जब भी हमें खतरे हुए कि बाहर के बाजार खराब है, कोई झटका लग सकता है, उसके सामने आप लोग आकर खड़े हुए और एफआईएस का डटकर मुकाबला किया। तो ये ताकत जो मिल रही है नीलेश भाई, ये एसआईपी की ताकत या हमारे इन्वेस्टर्स में जागरूक होने की वजह से, क्या लगता है हिंदुस्तान के मार्केट अब इस लेवल की ओर बढ़ रहे हैं कि अपने दम पर हम बाजार चला सकते हैं?
सिर्फ और सिर्फ एफआई की तरफ देखने की जरूरत नहीं? डेफिनेटली मार्केट तो हमेशा फंडामेंटल के दम पे ही चलता है। आज एफआईआई भारत के ऊपर निवेश कर रही है क्योंकि भारत के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। एंड ये कहना मतलब गलत होगा कि एफआईआई इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स एक दूसरे के खिलाफ है। हम दोनों एक साथ हैं। जब शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो मुझे भी उतना ही फायदा होता है जितने एफआईआई को होता है। हाँ, पहले दुख हमेशा यही बात का था कि हम लोग सब स्लो ट्रेन में बैठे थे, बैंक डिपॉजिट्स लगा के रखी थी, सोना खरीद के बैठे थे, और फास्ट ट्रेन जो थी वो हमने एफआईआई के लिए दे दी थी। आज भी मतलब टोटल म्यूचुअल फंड ओनरशिप भारत की इक्विटी मार्केट के 4-4.5% के आसपास है। गोरों के पास आज भी 25% है। तो हमारी साइज उनसे बहुत ही कम है। बट अब जो फ्लोज आ रहे हैं, जिस तरह से रिटेल निवेशक हमें एसआईपी के थ्रू पैसा दे रहा है, तो आज हमारे में ये काबिलियत आ चुकी है कि हम भी एफआईआई के सामने खड़े रह सकते हैं। बट ये कहना गलत होगा कि हम उनके खिलाफ है, हम उनके साथ ही है। जब भी शेयर प्राइस बढ़ेगी दोनों का फायदा होगा। नहीं, हम तो सिर्फ इतना कंफर्ट चाहते हैं कि जब भी एफआईआई बेचने आए तो बाजार बहुत गिरे थी। पहले ये होता था कि बड़ा डर लगता था, ये बेचेंगे तो बाजार गिर जाएगा, तो कम से कम अब वो डर। अनिल जी, मतलब मैं तो यही दुआ करूंगा कि एफआईआई बेचे, बाजार गिरे और हम नीचे के भाव में उनसे ले लें। तो ये तो अच्छी चीज है। आप उसको मतलब अपशुकन मत मानिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी कि एफआईआई बेवकूफ की तरह बेच के चले जाए। चलिए, तो उम्मीद करें कि अच्छे मौके बाजार में मिले, ग्लोबल कारणों की वजह से मिले, और एफआईआई अगर अपने यहाँ मूड खराब है यानी कि उनके देशों में, और उस वजह से हमारे यहाँ बाजारों में बेचे, तो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए पैसे लगाने के बेहतरीन मौके हैं। लेकिन ये मौके कहाँ हैं, कौन सी है वो थीम्स, वो सेक्टर्स, वो जगह जहां पर अगले साल के लिए पैसा बनेगा? न सिर्फ अगले साल, अगले कई साल, ये जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिवाली से दिवाली तक इस खास चर्चा में हमारे साथ है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल, नवनीत मुनोत, विक्रम कोटक और नीलेश श्याम। नवनीत जी, पिछले साल बजट के पहले झटका लगा, ऐसा लगा कि मार्केट पूरी तेजी खत्म कर चुका है, मंदी में जाने को तैयार है। उतनी रिस्क तो नहीं है ना, जिस तरह से सिचुएशन बदली है। आप बता भी रहे हैं कि मॉनसून अच्छा है, जीएसटी पास हुआ है, कामकाज हो रहा है, कंपनी की कमाई अब ठीक होगी। तो दो तरीके से ये सवाल लेना चाहता हूं। एक तो वो लोग जो अभी इंतजार में बैठे हैं कि शायद फिर से बड़ा करेक्शन आए, हम पैसा लगाएं, और दूसरा ये चीज जो इन्वेस्टेड है उन्हें ये डर लगता है कहीं ऐसा कोई बड़ा झटका तो नहीं लग जाएगा, ऐसा डर है। जितने भी निवेशकों को मिलते हैं पूरी कंट्री में, सब एक ही पूछते हैं, अभी लगा दें या अगले 3-6 महीनों में स्प्रेड करके लगाएं। कोई ये नहीं पूछता कि प्रॉफिट बुक कर लें क्या, बिकॉज एलोकेशन ही बहुत कम है सबका। तो मेरे ख्याल में अगर अगले 3-5 साल देखेंगे तो बाजार में अच्छे पैसे बनने कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 2-4-5% इधर उधर भी हो जाए, वैल्यूएशंस डेफिनेटली रिच है, बाजार बहुत सस्ता नहीं है, मार्केट ऊपर चला गया, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स उतने नहीं बढ़े हैं, तो हो सकता है शायद रिटर्न्स थोड़े बहुत 1 या 2 क्वार्टर बाद आए, जैसे जैसे आगे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे 2018 में, 2019 में। पर क्या होता है, लीनियर रिटर्न नहीं आता है कि इस साल 15% कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ेंगे तो बाजार भी 15% बढ़ेगा, अगले साल 10%। ऐसे नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है 3 साल के प्रॉफिट्स और 1 साल में रिटर्न आ जाए, या 1 साल के प्रॉफिट और बाद में 2 साल में रिटर्न आए। तो टाइमिंग करना बहुत टफ होता है, और यही गलती हो गई है। जब वो 7200 से 8000 हुआ बजट के बाद में, तब से लोग वेट ही कर रहे हैं कि अरे करेक्शन में इन्वेस्ट कर दें, वो करेक्शन आ नहीं रहा है। बिल्कुल, तो करेक्शन का इंतजार किए बगैर पैसा लगा लेना चाहिए, लेकिन लगाना कहाँ है? और स्टॉक पिकिंग में शायद विक्रम आपसे माहिर बहुत कम लोग होंगे ऐसे, तो ये बताइए कि इस वक्त आपको कहाँ मौके दिखते हैं इंडियन मार्केट्स में? कौन सी थीम्स, कौन से सेक्टर्स लगता है कि जो और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं? करीबन 2-3 साल से अनिल अपना एक ही व्यू रहा है कि जितनी डोमेस्टिक ड्रिवन इंडस्ट्री है वहां पे ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, जहां पे इंटरनल ग्रोथ है, कंट्री का ग्रोथ हो रहा है। और एक बड़ा सेक्टर जो मुझे हमेशा अच्छा लगता है, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, इस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो मुझे लगता है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो पावर है वो काफी जोर से बढ़ने वाला है, क्योंकि अर्बन कंजम्पशन वापस आ रहा है, रूरल में पैसा आएगा, मानसून के बाद 6-8 महीने के बाद रूरल में पैसा आएगा, प्लस 7 पे के पैसे आएंगे। तो ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है, जहां पे 3 चीजें अच्छी हो रही है, तो पेनिट्रेशन लेवल इंडिया में 10% से नीचे है। आप एसी ले लो, फ्रिज ले लो, तो अपना वॉशिंग मशीन ले लो, टीवी ले लो, सब जगह पर 8-9% का पेनिट्रेशन है। तो वो एक सेक्टर ऐसा है कि जहां पे हर आदमी का एक ख्वाहिश होता है, और जो पुअर होता है ऊपर आता है कि मुझे टीवी चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए, मुझे एसी चाहिए। तो ये सेक्टर है जहां पे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बेनिफिट आने वाला है, और प्लस
रॉ मटेरियल प्राइस अच्छे हैं, प्राइसिंग पावर अभी कंज्यूमर के पास है और इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आ रहे हैं और आजकल इतनी सहूलियत हो चुकी है कि कंज्यूमर फाइनेंस इजीली अवेलेबल है। तो ये जो सेक्टर है जिसने बहुत अच्छा किया है पिछले 3 सालों में, मुझे लगता है काफी लंबा रन करना अभी बाकी है ये सेक्टर के लिए। ये एक सेक्टर बहुत ही दमदार लगता है जी। और एक सेक्टर मुझे दूसरा अच्छा लगता है जो केपेक्स ड्रिवन थीम है और पर्टिकुलर 2 या 3 सेक्टर, नॉट सारा केपेक्स। सो एक ऑयल एंड गैस का केपेक्स है, वहां पे मुझे लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज ऑयल गैस कंपनी ने अच्छा पैसा बनाया है। और दूसरा रेलवे बहुत ही बड़ा एक्सपांशन कर रहा है, हर साल लाख करोड़ के ऊपर पैसा स्पेंड हो रहा है ओवरहॉलिंग में, प्लेटफॉर्म बनाने में, नई ट्रेन लाने में। और तीसरा रोड सेक्टर है जहां पे बहुत काम हो रहा है। तो ये तीनों में जो अच्छी कंपनियां हैं वहां पे आप पैसा लगा सकते हो। केपेक्स इन 3 सेक्टर में और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये 2 थीम मुझे लग रहा है जहां बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। रोड्स, रेलवे एंड व्हाट इज से ऑयल एंड गैस, ये 3 केपेक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एज ओवरऑल थीम, जहां पे आप कुछ भी ले लो, कंज्यूमर डिस्ट्रेस ले लो, जहां पे आप एसी ले लो, व्हाटएवर यू लाइक। नीलेश भाई, आप कहां मौके देखते हैं? जैसे विक्रम ने बताया कि कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर है, वहां पे इस वक्त माहौल अच्छा है, वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं बट ग्रोथ आ जाएगी। एक और सेक्टर जो मुझे अच्छा लगता है जिसमें नियर टर्म शायद 3-6 महीना अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है, बट आज की तारीख में वहां पे वैल्यूएशन और प्राइस दोनों करेक्ट हुई है, वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। Okay. हम लोग सब बहुत अच्छी सेहत रखते हैं और जंक फूड नहीं खाते हैं, रोज दौड़ते हैं, तो उस हिसाब से मेडिकल का कंजम्पशन बढ़ता रहेगा। दूसरी तरफ ये भी है कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पे मेडिसिन की कॉस्ट, हेल्थ केयर की कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि उन्हें कम कीमतें वाली दवाइयाँ चाहिए और वो भारत से हम सप्लाई कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी फैक्ट्रीज को यूएस एफडीए ने एक रोक लगा रखी थी। मुझे लगता है कि आने वाले 6 से 12 महीनों में वो पाबंदी उठ जाएगी। उसके बाद कंपनीज को अपनी एप्लीकेशंस फाइल करनी पड़ेगी एक्सपोर्ट्स करने के लिए और कुछ समय के बाद उस एप्लीकेशन में से कुछ अप्रूवल आ जाएगी। तो ये 3 स्टेजेस होंगे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, एक फैक्ट्रीज की यूएस एफडीए अप्रूवल आने की, दूसरी एक पाइपलाइन बनाने की एप्लीकेशंस की, और तीसरी जब एक्चुअल एप्लीकेशंस अप्रूव हो जाएगी। तो ये 3, 4, 5 साल का एक पीरियड है जहां पे मुझे लगता है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर बाकी सेक्टर से, मार्केट से आउट परफॉर्म करेगा। एक और टेक्निकल चीज जो फार्मा सेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है कि जनरली डिफेंसिव अगर किसी को अलोकेशन करना है तो फार्मा है, एफएमसीजी और टेक्नोलॉजी है, वहां पे करता है। राइट। अब टेक्नोलॉजी में काफी डिस्ट्रप्शन हो रही है तो उस वजह से वहां पे डिफेंसिव अलोकेशन कम हो रहा है। एफएमसीजी में बाबा रामदेव जी है जो लोगों के मार्जिन के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, तो वहां से भी एक डिफेंसिव अलोकेशन वापस फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आ सकती है। तो फंडामेंटल भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, टेक्निकल परिस्थितियां भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर को एक सपोर्ट देगी। यानी कि वो यूएस एफडीए का जो डर बैठा हुआ है लोगों के मन में कि कब किस कंपनी के लिए किस दिन रात को अचानक से बुरी खबर आ जाए, सुबह स्टॉक आपको 10, 15, 20% नीचे मिले, अब वो घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब मतलब जो बहुत बुरा होना था फार्मा के लिए हो चुका। एक समय था जब बाउंसर आता था तो भारतीय बैट्समैन को मतलब भाग करना पड़ता, नीचे झुक गया। अब हम जाके उसको हुक करके छक्का मार रहे हैं। तो यूएस एफडीए ने जितने बाउंसर गुगली डालनी थी वो काफी हद तक डाल चुकी है। अब भारतीय कंपनी उस बॉल को, उस गेंद को सही तरह से खेल पाएगी। चलिए, तो नेट प्रैक्टिस प्रॉपर हुई है और अब फार्मा कंपनियां समझ गई है कि किस तरह से यूएस एफडीए के बाउंसर्स को झेलना है। तो उम्मीद की जाए ये सेक्टर अगले साल आपके लिए, और चूंकि स्टॉक काफी पिटे हुए अच्छे दामों पर मिल रहे तो उस पर जरूर फोकस करेगा। लेकिन हमारे और एक्सपर्ट्स नवनीत मुनोत साहब को कौन से सेक्टर्स पसंद है, कौन सी थीम्स पसंद है और साथ ही कौन सी एसेट क्लासेस हैं जो अगले साल में आपको बेहतरीन पैसा बनाकर देगी, गोल्ड, रियल एस्टेट आपकी पसंदीदा या फिर फिक्स इनकम और इक्विटी, ये भी बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। दिवाली से दिवाली तक इस खास शो में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल, नवनीत मुनोत, विक्रम कोटक और साथ ही नीलेश शाह। नवनीत जी, कुछ और अलग इंटरेस्टिंग थीम्स आपने देखी है जहां पर आप निवेश करने का सोच रहे हैं, लगता है कि ये साल 2-3 साल में अच्छा रिटर्न आ सकता है? तो लास्ट 2-3 साल में जहां अच्छे रिटर्न्स बने, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स बने और थोड़े कॉन्सेंट्रेटेड
स्टॉक्स हैं, कुछ ही सेक्टर्स हैं, कुछ ही स्टॉक्स हैं। बट जैसे जैसे इकोनॉमिक रिवाइवल आ रहा है, जिस तरह से ओवरऑल डोमेस्टिक इकोनॉमी अब रिवाइव करेगी, तो शायद वो और स्प्रेड हो जाएगा। चाहे फाइनेंशियल्स में कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा करा, कईयों ने नहीं अच्छा करा। इंडस्ट्रियल जो कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन है, हर एक स्टॉक ने अच्छा नहीं करा। पर जैसे ही पब्लिक कैपेक्स चालू होगा, रोड्स, रेलवेज, पावर, T&D, डिफेंस, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद अगर ओवरऑल इकोनॉमी ठीक करती है, पब्लिक प्राइवेट कैपेक्स भी आएगा 12-18 महीने में। पिछले साल हम बात कर रहे थे अर्बन कंजम्पशन की, कि वहां ठीक लग रहा है, रूरल में प्रॉब्लम है, डिस्ट्रेस है। बट मानसून के अलावा भी आप ये जो क्रॉप इंश्योरेंस, जो रोड्स बन रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी इंप्रूव हो रही है, जो वहां पर इरिगेशन में स्पेंडिंग हो रही है, डिजिटल कनेक्टिविटी जिस तरह से हो जाएगी, उन सबको ऐड करें तो मेरे पास 3-5 साल में रूरल इंडिया बिल्कुल चेंज हो सकता है, एक बहुत बड़ा ड्राइवर हो सकता है। और 70% पॉपुलेशन वहां रहती है, उनका पर कैपिटा GDP अर्बन वालों से आधा है बिल्कुल। अगर वो थोड़े भी पास में आ गए अगले कुछ वर्षों में तो बहुत बड़ा नंबर है, तो कंजम्पशन में तो बहुत बूम हो सकता है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का जैसे मैंने बात करी, तो मेरे ख्याल में ओवरऑल अगले कुछ सालों में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जैसे ग्रोथ रिवाइव होगी कंजम्पशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से, और जो FDI फ्लो आएगा, तो प्राइवेट सेक्टर को भी एक बार विश्वास आ जाएगा, थोड़ी ओवर कैपेसिटी कम हो जाए, थोड़ा सा लेवरेज कम हो जाए, तो एक विश्वास आ जाएगा कि इन्हें इन्वेस्ट करना है। तो ओवरऑल ये इंडस्ट्रियल सेक्टर भी चलेंगे, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो गए, इंडस्ट्रियल्स में हो गए, सेलेक्टिव फाइनेंशियल्स हो गए। और जो ग्लोबल सेक्टर्स है जहां पर प्रॉब्लम थी, नीलेश भाई ने जैसे फार्मा की बात करी है, IT में डिस्ट्रप्शन है, बट वहां पर वैल्यूएशन थोड़े चीप हो गए, उनकी बैलेंस शीट ठीक ठाक है, 1-2 क्वार्टर रिजल्ट खराब आए, वो सस्ते हो गए, तो हो सकता है वो कंपनियां भी अच्छी लगने लग जाए। तो मेरे को लग रहा है जो एक यूनिवर्स है जहां से आप स्टॉक्स चूज करते हो, वो यूनिवर्स थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको 2017 में, 2016 में, 15 में, 14 में कुछ स्टॉक्स है वही आपको लगता है रोज ही बढ़ रहे हैं, मेरे दूसरे स्टॉक तो यानी कि आपके फंड में और बहुत बड़ा पैसा है तो आप संभाल सकते हैं आराम से। आराम से। चलिए, यानी कि अभी भी बहुत सारे मौके हैं आपके लिए पैसा लगाने के। नीलेश भाई, लेकिन जो ट्रेडिशनली पैसा लगाने के मूड में रहते हैं लोग, चाहे वो दिवाली हो या दिवाली के अलावा कोई भी दिन हो, वो रियल एस्टेट और गोल्ड, हिंदुस्तान के लोगों को तो वो समझ में आता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, ये दोनों एसेट्स, साथ ही फिक्स इनकम और इक्विटी, रिटर्न्स साल भर में किस तरह के आएंगे? 1, 2, 3, 4। मेरे हिसाब से अगर अगला संवत ईयर 2073 देखे तो इक्विटी शुड डिलीवर द बेस्ट रिटर्न। ठीक है। उसके बाद गोल्ड का आ सकता है, बट गोल्ड में एक सबसे बड़ा रिस्क है इम्पोर्ट ड्यूटी का। जब GST रोल आउट होगा तो हो सकता है कि ये इम्पोर्ट ड्यूटी 5-7% कम हो जाएगी, तो आपको एक वो झटका लेना पड़ेगा। तो बेहतर है कि वो झटका लेने आने के बाद आप गोल्ड में निवेश करें। तीसरा फिक्स्ड इनकम है। अब फिक्स्ड इनकम में भी अलग अलग कैटेगरी है। अगर आप अक्रूवल फंड में निवेश करते हैं तो वो सोने से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। अगर ड्यूरेशन फंड में निवेश करें तो ऑब्वियसली ब्याज के दरों में कटौती होनी चाहिए, जिसके ऊपर आप कैपिटल अप्रिशिएशन में कमा पाएंगे। एंड रियल एस्टेट मेरे हिसाब से सबसे नीचे रहेगा। ऑब्वियसली कुछ लोकेशंस और कुछ जगह ऐसी है जहां पे रियल एस्टेट अब भी बढ़ सकता है, बट अगर हम एज ए कैटेगरी देखें तो रियल एस्टेट में इस वक्त लगता है कि प्राइस अप्रिशिएशन कम होना चाहिए। जो डिमांड है वो लोअर एंड पे अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर है, बट जो हाई एंड टॉप एंड है वहां पे थोड़ी कटौती हुई है। तो यानी कि रियल एस्टेट से दूर रहे। फिक्स इनकम में अब चूंकि ब्याज दरें कम हो गई तो बहुत पैसा बने नहीं, और गोल्ड ठीक ठाक सा, इक्विटी सबसे बेस्ट है। विक्रम, आपकी राय क्या है? अगर आप लास्ट एक साल का डेटा निकालें FY16 का, फाइनेंशियल ईयर 16 का, तो $14 बिलियन करीबन म्यूचुअल फंड में आए हैं और $15 बिलियन डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में आए हैं, जो HNI और रिटेल ने लगाए डायरेक्ट मार्केट में। तो $30 बिलियन मेरे हिसाब से इंडिया की हिस्ट्री में कभी नहीं आए एक साल के अंदर। $30 बिलियन डायरेक्टली इंडिविजुअल से इक्विटी मार्केट में आए हैं। वो ऑटोमेटिक बता रहा है कि इक्विटी किसको क्या लेना है, वो ऑटोमेटिक आंसर है एक तरह से। जहां FII ने उसी टाइम पे $7 या $8 बिलियन डाले हैं। तो इंडियन, जैसे आप बता रहे थे कि इंडिया से इंडियन इन्वेस्टर्स ज्यादा पैसा डाल रहे हैं FI से, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वो इटसेल्फ इज अ साइन कि इक्विटी विल बी द बेस्ट एसेट क्लास नॉट ओनली फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर मेनी इयर्स। सो आई विल गो विद नीलेश भाई ऑन द नंबर 1 इक्विटी, बट मेरा व्यू है सेकंड विल बी फिक्स इनकम, जहां पे आपको फिर भी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। गोल्ड थोड़ा सा ओवर ओन्ड एसेट क्लास है, शायद मुझे लग रहा है भी थोड़ा रिस्क ऑफ आए तो चल जाए, बट गोल्ड आई पुट इट नंबर 3, नंबर 4, तो उसमें ज्यादा मेरा डिफरेंस नहीं है। बट 1 and 2 इफ आई हैव टू टेल, इट्स इक्विटी एंड फिक्स इनकम, जहां पे आपको दोनों में शायद करीबन डबल डिजिट रिटर्न बन सकते हैं। अच्छा, इनकम में भी 10% बन सकते हैं और इक्विटी में भी करीबन 15 से 16% रिटर्न बन सकते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। नवनीत जी?
ऑब्वियसली इक्विटी शायद सबसे अच्छा रिटर्न देगी जरूर अगले कई वर्षों तक। फिक्स इनकम में उससे थोड़ा कम। रियल एस्टेट जैसा नीलेश भाई ने बोला, कोई बिल्डर तकलीफ में, कोई पर्टिकुलर चीज आपको बहुत सस्ती मिल गई, वो एक अलग चीज है। बट आपको एक हमेशा ध्यान रखना चाहिए लिक्विडिटी का भी। वो रियल एस्टेट में वो पैसा जो है वो बुक में ही रह जाता है, वो अब ध्यान ही रहता है कि मेरा फ्लैट इतने का इतना हो गया। जब आप बेच के पैसे ले लो उसके बाद उस पर टैक्स भी देना पड़ता है। तो अगर आप टैक्स एडजस्ट करें, लिक्विडिटी एडजस्ट करें, ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट करें, तो डेफिनेटली इक्विटी फंड्स एंड देन फिक्स इनकम फंड्स में भी रिटर्न बन सकता है। पर इक्विटी में मेरे ख्याल में अगले कई वर्षों तक ज्यादा रिटर्न बनेगा। तो चाहे आप पिछला साल देख लें जहां पर टैक्स को एडजस्ट करने के बाद, यानी कि 1 साल के बाद इक्विटी टैक्स फ्री होती है, तो सबसे बेहतरीन रिटर्न्स इक्विटी में ही आए हैं। और अब आने वाले कई सालों तक हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इक्विटी मार्केट से ही ज्यादा बेहतर रिटर्न देंगे और वहां से पैसा कमाने का एकमात्र तरीका है इन जैसे बेहतरीन फंड मैनेजर्स के फंड्स में आप पैसा लगाएं, निश्चिंत रहें और लॉन्ग टर्म में इक्विटी में निवेश करके फायदा उठाएं, ताकि यही नहीं आने वाली आपकी कई और दिवाली बेहतर तरीके से आप मना सकें, अच्छी सुख और समृद्धि के साथ मना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी, विक्रम जी और नीलेश भाई, आप सबका इस खास शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास शो में मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।